नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल हासिल्स 24 आईएएस में। हासिल्स के व्यूअर के साथ आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एएसओ एग्जामिनेशन का जो 2019 में आया था। उसका जनरल अवेयरनेस पार्ट हम सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो उसका सोल्यूशन निकालने से पहले हम बोल देते हैं ये एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, ये कौन से अदर एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। ये रेलिवेंट फॉर एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो नेचुरली एएसओ के लिए रेलिवेंट है और यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है। स्टेट पीसीएस जो उड़ीसा के कंटेक्स्ट में ओपीएससी या ओएस एग्जाम बोलते हैं उसके लिए रेलिवेंट है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जामिनेशन या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जिस पे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है या जनरल नॉलेज का सेक्शन आता है उसके लिए रेलिवेंट है। तो ये वीडियो इन सारे एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट राइट टू प्राइवेसी एज पर जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी के बारे में अगस्त 2017 में आया था। हमें पता है अगस्त 2017 में आया था, लेकिन क्या क्या उस पर फीचर्स थे, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और ये सारे स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है, ये वाला देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। ये तो पूरा करेक्ट ऑप्शन है, ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, इस जजमेंट में तो बेसिक चीज था वो था राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 2 इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें पता है आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है दैट डील्स विथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला था अपने जजमेंट में इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी हम देखेंगे इट इज एन यूनानिमस डिसीजन बाय 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस जे.एस. खेर। तब चीफ जस्टिस थे जे.एस. खेर, अब नहीं है, तब थे। तो क्वेश्चन दिया है कि यूनानिमस डिसीजन माने सारे जजेस ने सही मतलब कंकरेंस दिया होगा, कोई एक भी जज डिसेंट नहीं दिया होगा, तो उसको बोलते हैं यूनानिमस डिसीजन। सारे जजेस की कंकरेंस आया होगा। क्या आया था इस बार? बिल्कुल आया था। 9 जजेस की बेंच थी, सारा के सारे जजेस ने कंकरेंस दिया था, किसी ने भी डिसेंट नहीं दिया था। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है तो ये तो करेक्ट हो ही गए। तो नेचुरली बचा कौन? सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है। हमें देख लेते हैं कैसे ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। दिया है इट इज एब्सोल्यूट अनलाइक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पहले तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, वो क्वालिफाइड होता है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब यही है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, मतलब उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं सुइटेबल ग्राउंड्स पे। इसीलिए ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है क्योंकि ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, हम पहले देखेंगे आंसर क्या है, फिर डिटेल आंसर के तरफ जाएंगे। पहला आंसर सी है। नेक्स्ट डिटेल आंसर क्या बोलता है देखते हैं। डिटेल आंसर क्या है? राइट टू प्राइवेसी का जो वर्डिक्ट है अगस्त 24 2017 को आया था। ऑफिशियल क्या उसका नाम था, केस का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पे पूछता है, डेट भी पूछता है, ये भी क्वेश्चन पे पूछ सकता है। बहुत सारे टाइम में आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछता है कि केस का नाम क्या था या इस केस कौन से एरिया से रिलेटेड है, कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो ये वाला एक जो क्वेश्चन है ये है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसको हम याद रखना पड़ेगा। ये जो राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है उस केस का पूरा नाम यही है, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जजमेंट आया था अगस्त 24 2017 में। ओके, ये एक लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 जो डील करता है इक्वालिटी के प्रोविजंस। 14 to 18 हमें पता है इक्वालिटी के प्रोविजंस। आर्टिकल 19 हमें पता है फ्रीडम्स गारंटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 19 और 21 तो हम पढ़ ही रहे हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसी के अंदर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दिया गया किसको ना, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14
19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्डिक्ट में यही आया। हमारा तो नाम हम पता चल गया, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। डेट था अगस्त 24, 2017। ओके, नेक्स्ट। तो क्या दिया वर्डिक्ट में, क्या आया? वर्डिक्ट एक्सप्लिसिटली ओवररूल कर दिया दो केसेस को, एक्चुअली 3 केसेस को ओवररूल किया, एक्सप्लिसिटली ओवररूल कर दिया 2 केसेस को। पहला कौन सा केस था? खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1962 का केस था। खरक सिंह एक डाकू का नाम था। और केस था एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1954। ये दोनों ही केस को ओवररूल कर दिया। ये दोनों ही केस में प्रीवियसली क्या आया था वर्डिक्ट? प्रीवियसली ये वर्डिक्ट आया था दोनों ही केस में कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये वाला जो जजमेंट है, अगस्त 24, 2017 का जजमेंट है, ये ओवररूल कर दिया ये खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस और एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के में जो जजमेंट आया था, दोनों को ओवररूल कर दिया। तीसरा क्या है? तीसरा एडीएम जबलपुर केस जो इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम आया था, उसको भी ओवररूल कर दिया डॉक्ट्रिनल ग्राउंड्स के कारण। ओके, तो सेम वर्डिक्ट 3 प्रीवियस वर्डिक्ट को ओवररूल कर दिया। खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस, एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और एडीएम जबलपुर केस। ओके, नेक्स्ट। जजमेंट क्लियरली सेटल्ड द पोजीशन ऑफ लॉ एंड क्लैरिफाइड दैट राइट टू प्राइवेसी कुड बी इन्फ्रिंज्ड। जो ऑप्शन सी में बोला था राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट है, जिसको हमने गलत बोला और ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज किया जा सकता है, सुइटेबल ग्राउंड में उसका ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो ये ही है, राइट टू प्राइवेसी कुड बी इन्फ्रिंज्ड। ओके, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तो यही कहा कि राइट टू प्राइवेसी कुड बी इन्फ्रिंज्ड ओनली व्हेन देयर वाज ए कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट फॉर डूइंग सो। दिस पोजीशन वाज सेम एज अदर फंडामेंटल राइट। और भी एक चीज बोला कि दिस पोजीशन वाज सेम एज अदर फंडामेंटल राइट। बाकी जो फंडामेंटल राइट जैसे क्वालिफाइड है, ये भी वैसे ही क्वालिफाइड है। नेक्स्ट, रिजल्ट क्या हुआ? ये रिजल्ट क्या हुआ कि दिस वर्डिक्ट, द राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट और द राइट टू प्राइवेसी को जो फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये वर्डिक्ट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी जो 6 सितंबर 2018 में उसका वर्डिक्ट आया था, उसको सपोर्ट किया। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, तो इसके लिए क्या हो गया? लीगलाइज हो गया सेम सेक्स इंटरकोर्स बिटवीन 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स इन प्राइवेट। 2 कंसेंटिंग एडल्ट के बीच जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था या सेम सेक्स इंटरकोर्स था प्राइवेट में, उसको सपोर्ट किया है वर्डिक्ट। इनफैक्ट दिस वर्डिक्ट पेव्ड द वे फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया ऑन 6 सितंबर 2018। ओके, तो सेम सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज कर दिया या सपोर्ट किया। नेक्स्ट, ये क्या किया? ये वर्डिक्ट की वजह से क्या हुआ? इस वर्डिक्ट की वजह से इंडिया ज्वाइन कर गया कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानते हैं। कौन से कंट्रीज हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, यूके। ये सारे कंट्रीज है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानते हैं और इंडिया भी इस लिस्ट पे जुड़ गया है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच प्लेसेस शैल बी द टर्मिनल्स फॉर द फर्स्ट बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। हमें पता है कि पहला बुलेट ट्रेन आ रहा है, तो उसके टर्मिनल कौन से होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। व्हिच प्लेसेस शैल बी द टर्मिनल्स फॉर द फर्स्ट बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। हमें पता है ये न्यूज़पेपर में बहुत बार आ रहा है, न्यूज़पेपर में बहुत ही हॉट टॉपिक है, डिस्कस टॉपिक है, डिबेटेड टॉपिक है, और इसके ऊपर कभी कभी क्रिटिसिज्म भी होता है कि बुलेट ट्रेन के ऊपर के इसके ऊपर इतना खर्चा करना सही है या गलत है। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है व्हिच प्लेसेस शैल बी द टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का करेक्ट आंसर है मुंबई एंड अहमदाबाद। हमें पता है मुंबई और अहमदाबाद ये इसके टर्मिनल्स हैं जो बुलेट ट्रेन, पहला बुलेट ट्रेन आ रहा है उसका 2 टर्मिनल्स है मुंबई एंड अहमदाबाद। एक्चुअली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो मुंबई में है, वहाँ से साबरमती तक ये ट्रेन जाएगा, जिसका 12 स्टेशन होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो किलोमीटर होगा, टोटल डिस्टेंस होगा 508.1 किलोमीटर होगा, और इसका मैक्सिमम स्पीड, ये जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड होगा 320 किलोमीटर/आवर और 200 माइल्स/आवर, जो भी हम बोल सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई एंड अहमदाबाद, ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो हम आंसर देखेंगे, आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई एंड अहमदाबाद।
डिटेल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। डिटेल आंसर है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद HSR, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमें पता है अंडर कंस्ट्रक्शन है। कनेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमिक हब मुंबई, मुंबई को कनेक्ट करता है टू दी सिटी ऑफ अहमदाबाद, मुंबई को सिटी ऑफ अहमदाबाद के साथ कनेक्ट करता है। जब कंप्लीट हो जाएगा ये इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल लाइन होगा। ओके, जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल लाइन होगा। नेक्स्ट उसके कितने स्टेशन हुए, जैसे मैंने बोला कि 12 स्टेशन रहेंगे, लेंथ होगा 508.18 किलोमीटर, 508 किलोमीटर रहेगा। ऑपरेटिंग स्पीड मैक्सिमम रहेगा 320 किलोमीटर पर आवर और 200 माइल्स पर आवर। तो कौन से एरिया कवर करेंगे, एरिया कवर करेंगे महाराष्ट्र, गुजरात जो दोनों स्टेट है, और दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, 2 यूनियन टेरिटरी है, इसको भी कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट तो हम देख सकते हैं जैसे कि फिगर में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से मुंबई से स्टार्ट होगा, आने जाएगा, बेरार जाएगा, ऐसे क्रॉस करके सूरत जाएगा, फिर वडोदरा जाएगा, आनंद जाएगा, अहमदाबाद जाएगा, साबरमती जाएगा। ये टर्मिनल होंगे मुंबई और अहमदाबाद, साबरमती कुछ भी बोलो। ओके, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स फ्रॉम मुंबई टू साबरमती ये रहेगा। उसका मैक्सिमम स्पीड रहेगा 320 किलोमीटर पर आवर। ये लिखा है 508 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू अहमदाबाद। इसको कवर होगा 2 आवर्स एंड 7 मिनट, 2 आवर्स एंड 7 मिनट में कवर हो जाएगा। और उसके मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड होगा 320 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया मुंबई टू अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था व्हिच टीम डिड विन द रणजी ट्रॉफी 2017-18। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो उस टाइम रेलिवेंट था। इस टाइम रेलिवेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। इस टाइम का रेलिवेंस है 2021-22 में किसने जीता था, ये रेलिवेंस है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है। उस टाइम का जो क्वेश्चन था 2017-18 में कौन जीता था। 17-18 में रणजी ट्रॉफी का कौन सा टीम जीता था, जीता था विदर्भा टीम जीता था। ऑप्शन डी हुआ इसका आंसर। लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे, हम इस साल के एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस करेंगे, इसलिए 2021-22 का डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है। 2021-22 में किसने जीता था ये रेलिवेंट है। ओके, तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो फिर देखते हैं, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज 2021-22 में किसने जीता। 2021-22 का जो सीजन था वो 87th सीजन था रणजी ट्रॉफी का। विनर्स था मध्य प्रदेश, रनर्स अप था मुंबई, मध्य प्रदेश जीता था, रनर्स अप था मुंबई। फाइनल कहाँ पे खेला गया था, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जो आरसीबी का होम ग्राउंड है, हमें पता है, तो वहाँ पे खेला गया था। फिर स्कीपर कौन थे मध्य प्रदेश के, स्कीपर थे आदित्य श्रीवास्तव, जो मध्य प्रदेश के थे, वो रणजी ट्रॉफी विनिंग स्कीपर बन गए। आदित्य श्रीवास्तव स्कीपर थे। तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या मैन ऑफ द फाइनल कौन थे। मैन ऑफ द फाइनल थे शुभम शर्मा, जो मध्य प्रदेश के बैट्समैन है। फर्स्ट इनिंग्स पे सेंचुरी भी लगाई थी। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स पे मध्य प्रदेश के 3 बैट्समैन सेंचुरी लगाए थे, उनमें मैन ऑफ द फाइनल बने शुभम शर्मा। ओके, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने सरफराज खान, बहुत ही पॉपुलर प्लेयर है ये। IPL खेलते हैं, RCB के लिए पहले खेलते थे, फिर किंग्स पंजाब के लिए खेलते थे, अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे। तो वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। कितने रन किए, हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे सरफराज खान, 982 रन मुंबई के लिए खेलते हैं। इनफैक्ट हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे, शाम्स मुलानी, वो भी मुंबई के लिए खेलते थे, 45 विकेट्स थे। तो वहाँ पे और एक फैक्ट है, इनफैक्ट और एक फैक्ट है जो बहुत पिकुलियर है, जो इस साल हुआ था कि शकीबुल गनी जो बिहार के प्लेयर हैं, वो पहले प्लेयर ऐसे बन गए, ही बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी ऑन द फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में। उन्होंने पहले ही रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में पहला प्लेयर बन गए जो डेब्यू मैच में ही ट्रिपल सेंचुरी लगा दिया। किसके खिलाफ लगाए थे, मिजोरम के खिलाफ उन्होंने ये स्कोर किया था। शकीबुल गनी, ये बिहार के हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017। ये न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पे ये बहुत सारे बार ये पूछा गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन जीता है। तो हु इज द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017, ये पुराना वाला है, हम ये वाला भी इस बार भी चेक कर लेंगे कौन जीता है। वैसे 2017 में कौन जीते थे, जो करेक्ट आंसर है ये है विनोद खन्ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विनोद खन्ना ने जीता था, वो पुस्तुमसली जीते थे, मतलब उनके डेथ के बाद उनको दिया गया था। वो सेकंड ऐसे अवार्ड रेसिपिएंट बने जो पुस्तुमसली जिनको अवार्ड दिया गया। पहले थे पृथ्वीराज कपूर, ओके, सेकंड है विनोद खन्ना।
तो करेक्ट आंसर इज विनोद खन्ना, ऑप्शन बी। ओके, हम चेक कर लेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम जानते हैं डिटेल आंसर क्या है। दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों दिया जाता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, इट इज इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के फील्ड में। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली, हर साल दिया जाता है एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अंडर आता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। तो एनुअली दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के फील्ड में। रेसिपिएंट को क्या मिलता है, रेसिपिएंट को क्यों मिलता है? फिर इसलिए मिलता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है उसी के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट कैसे होता है? सिलेक्टेड बाय ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इट इज सिलेक्टेड बाय कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एमिनेंट पर्सनालिटीज एक कमिटी बिठाते हैं, उसी से हम अवार्ड को देते हैं। फिर अवार्ड कंप्राइज ऑफ स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस, एक गोल्डन लोटस मिलता है, एक शॉल मिलता है, एक कैश प्राइज मिलता है 10 लाख। स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस मिलता है, शॉल मिलता है और कैश प्राइज 10 लाख रुपए का मिलता है। पहले कब दिया गया? पहले दिया गया 1969 में। 1969 में पहले देविका रानी जी को दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में। और क्यों दिया गया था जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड? टू कमेमोरेट दादा साहेब फाल्के कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। दादा साहेब फाल्के की कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन सिनेमा को, उसको कमेमोरेट करने के लिए या उसको रिस्पेक्ट करने के लिए दिया गया था। पहली बार दिया गया 1969 में देविका रानी जी को। तो फाल्के कौन थे? फाल्के 1944 में उनका डेथ हुआ था। हु इज पॉपुलरली नोन एज एंड ऑफन रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर थे, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। वो इंडियन फिल्म मेकर थे जो डायरेक्ट किए थे इंडिया का फर्स्ट फुल फ्लेश्ड फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र। 1913 में फिल्म आया था राजा हरिश्चंद्र। इंडिया का फर्स्ट फुल फ्लेश्ड फीचर फिल्म था। इसके डायरेक्टर थे दादा साहेब फाल्के। उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। सारे पॉइंट्स एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज देविका रानी। जैसे कि मैंने बोला, देविका रानी जी पहले रेसिपिएंट थे। हु वाज ऑनर्ड एट 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 1969। वाज ऑनर्ड एट 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 1969। तो पहले रेसिपिएंट थे देविका रानी जी। उनको बोला जाता है कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। वो उन्होंने डेब्यू किया था अपने फिल्म कर्मा 1933 में। और वो फिल्म था फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म। इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म था कर्मा। देविका रानी जी, उनको बोला जाता है कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने फर्स्ट इंडियन पब्लिक लिमिटेड फिल्म कंपनी भी मतलब फाउंड किया था। उसके भी फाउंडर थे बॉम्बे टकीज। 1934 में वो फाउंड किए थे। नेक्स्ट, आज ऑफ 2021 के तक 51 लोगों को अवार्ड मिल चुका है। उनमें से 2 ही लोग थे, जैसे मैंने पहले बताया, 2 ही लोग थे जिनको पोस्थुमसली मिला है। एक है पृथ्वीराज कपूर जिनको 1971 के लिए मिला था, और दूसरे है विनोद खन्ना जिनको 2017 के लिए मिला था। दोनों को पोस्थुमसली मिला था, मतलब उनके डेथ के बाद मिला था। तो जो पृथ्वीराज कपूर जी थे वो एक एक्टर फिल्म मेकर थे, हमें तो पता है। और उनके सन जो राज कपूर थे वो भी रेसिपिएंट थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए। तो पृथ्वीराज कपूर जी को 1971 में मिला था, ओके, और उनको 19th नेशनल फिल्म अवार्ड में मिला था। और जो राज कपूर है उनके बेटे, उनको मिला था 1987 में 35th नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए। राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट और जो रेसिपिएंट थे उनमें से बहुत से, जैसे राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर जी थे जो सन फादर थे, उस टाइम बहुत सारे सिबलिंग्स भी थे जिनको भी ये मिला है। कौन कौन थे ना? BN रेड्डी और B नागी रेड्डी, इन दोनों को मिला था। ये दोनों सिबलिंग्स थे, दोनों ही दादा साहब फाल्के अवार्ड के रेसिपिएंट थे। फिर राज कपूर, शशि कपूर, राज कपूर के ब्रदर शशि कपूर, ये भी सिबलिंग थे। नेक्स्ट लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये दोनों सिस्टर्स थे। इनफैक्ट इस साल फरवरी 2022 में लता जी का देहांत हो गया है। तो ये भी दोनों दादा साहेब फाल्के अवार्ड के रेसिपिएंट है। नेक्स्ट BR चोपड़ा एंड यश चोपड़ा, ये भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड के रेसिपिएंट है, जो दोनों ब्रदर्स हैं। ओके, नेक्स्ट
2018 में किसको मिला लेटेस्ट 2018-19 हम जानेंगे। 2018 66 नेशनल फिल्म अवार्ड में दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, मेगास्टार अमिताभ बच्चन जी को मिला था। 2019 में 67 नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था रजनीकांत जी को। जो लेटेस्ट रेसिपिएंट है वो है रजनीकांत जी। 2019 के लिए उनको दिया गया था 2021 में, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था 2020 में। तो 2019 के साल के लिए 67 नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था रजनीकांत जी को। द मोस्ट रिसेंट recipient of award is Actor Rajinikanth, who was honored at the 67th National Film Award ceremony. He was awarded for the year 2019 in 2021, क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था 2020 में। नेक्स्ट सो क्वेश्चन इज सबसे लेटेस्ट रेसिपिएंट कौन है? रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है व्हिच मंथ शैल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर पोषण अभियान। कौन से महीने को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के आकार में सेलिब्रेट किया जाएगा पोषण अभियान के अंदर? व्हिच मंथ शैल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर पोषण अभियान। इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मार्च, मई, अगस्त, सितंबर। द करेक्ट आंसर इज सितंबर। सितंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पोषण अभियान के अंदर सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन मंथ एवरी ईयर। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हम चेक कर लेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पोषण अभियान के बारे में डिटेल कुछ जानेंगे। पोषण अभियान क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स। इनके लिए टारगेटेड बेनिफिशियरी कौन कौन है? न्यूट्रिशनल आउटकम के जो है किनका इम्प्रूव होगा? टारगेटेड बेनिफिशियरी चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर। कभी कभी ये भी पूछ सकता है चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, ये टारगेटेड बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट, लास्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी कब लॉन्च हुआ था? मार्च 8, 2018। मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2018 में झुंझुनू राजस्थान पे ये लॉन्च हुआ था। लास्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2018। लोकेशन का झुंझुनू राजस्थान। पोषण का फुल फॉर्म क्या है? पोषण का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर अर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर अर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान, यही का है पोषण अभियान, उसका फुल फॉर्म यही है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर अर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पोषण के जो POSHAN उसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर्स ओवर अर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन ये क्या करता है? ये देश का अटेंशन डायरेक्ट करता है टू द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन और उसको एड्रेस करता है इन मिशन। माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था झुंझुनू राजस्थान से। ओके, नेक्स्ट, और क्या लॉन्च किया गया उसको फोकस कर, पोषण अभियान के जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसके ऊपर फोकस करके मिशन पोषण 2.0 भी लॉन्च किया गया है। मिशन पोषण 2.0 इसको भी 2021 और 22 के बजट में अनाउंस किया गया है और उसको एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम के हिसाब से अनाउंस किया गया है 2021-22 के बजट में, मिशन पोषण 2.0। नेक्स्ट, पोषण अभियान को एक जन आंदोलन बन गया है, पीपुल्स मूवमेंट बन गया है, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव उस पर शामिल हुए हैं, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन उस पर शामिल हुए हैं, इसीलिए एक जन आंदोलन या पीपल मूवमेंट बन गया है। और क्या है? In order to ensure community mobilization and bolster people's participation every year, the month of September is celebrated the Poshan Maah across the country. यही हमारा आंसर है। Month of September is celebrated as Poshan Maah across the country. यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन डी सितंबर। मंथ ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज पोषण माह अक्रॉस द कंट्री और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हु हैज ओन द 2018 रमन मैग्सेसे अवार्ड। 2018 में उस टाइम के करंट अफेयर्स था, 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन जीता था? ओके, तो ये चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन, संजय राजाराम, गला भारत भटवानी, सोनम वांगचुक, सी गौरी लंकेश, राजेंद्र सिंह, डी मेधा पाटकर, कैलाश सत्यार्थी। हम MS स्वामीनाथन जानते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, गौरी लंकेश एक्टिविस्ट थे, उनकी डेथ हो गया है। राजेंद्र सिंह वाटरमैन थे, जो रिवर को रिकवर के लिए, रिवर रिस्टोरेशन के लिए जाने जाते हैं, वाटरमैन को बोला जाता है।
रिवर को रिकवर के लिए या वाटर बॉडी की रिकवरी के लिए उनको जाना जाता है। मेधा पाटकर बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत ही वेल नोन है। कला सत्यार्थी चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ओके, तो जो इसका आंसर होगा 2018 रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर कौन थे ना, भारत भट्टवानी एंड सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, ओके, सोनम वांगचुक एंड भारत भट्टवानी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। भरत भट्टवानी जो मुंबई में स्ट्रीट किड के लिए मेंटली इल लोगों के लिए वो साइकेट्रिस्ट है, वो हेल्प करते हैं। और सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक हम सब ने 3 इडियट्स देखा है। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का कैरेक्टर था वो इंस्पायर था सोनम वांगचुक में। वो लद्दाख में यूथ की लर्निंग आउटकम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करते हैं। ओके, सोनम वांगचुक लद्दाख में काम करते हैं और भरत भट्टवानी साइकेट्रिस्ट हैं, मुंबई में काम करते हैं। ओके, ये है हमारा विनर 2018 रमन मैग्सेसे अवार्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो हम चेक कर लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। डिटेल आंसर की तरफ आएंगे। डिटेल आंसर क्या है? 2 इंडियंस भरत भट्टवानी एंड सोनम वांगचुक आर अमंग 6 हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज विनर्स ऑफ 2018 रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोला जाता है एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज और एशियन नोबेल। रमन मैग्सेसे अवार्ड इसलिए फेमस है कि उसको बोला जाता है एशियन नोबेल। और किनको मिला? भरत भट्टवानी एंड सोनम वांगचुक। दोनों को क्या मिलेगा? ईच विल इनफैक्ट मिल चुका है। ईच विल रिसीव ए सर्टिफिकेट, ए मेडालियन बियरिंग इमेज ऑफ लेट फिलिपिनो लीडर रमन मैग्सेसे एंड कैश प्राइज। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड किनके नाम पर दिया जाता है? रमन मैग्सेसे जो लेट फिलीपींस लीडर थे, उनका एक एयर क्रैश में डेथ हो गया था, ये उनके नाम पर दिया जाता है। तो जो विनर थे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक मेडल मिलेगा रमन मैग्सेसे की इमेज का, और कैश प्राइज मिलेगा। तो आंसर इज भरत भट्टवानी एंड सोनम वांगचुक, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, भरत भट्टवानी कौन है? साइकेट्रिस्ट वर्क पर मेंटली इल पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। मुंबई में जो मेंटली इल रहते हैं और स्ट्रीट्स में रहते हैं डेस्टिट्यूट के लिए, उनके लिए काम करते हैं। ये वो एक साइकेट्रिस्ट है और उनको मिला है। इंडियाज मेंटली एफ्लिक्टेड डेस्टिट्यूट जो है उनके लिए काम करते हैं। ओके, तो भरत भट्टवानी एक साइकेट्रिस्ट है, तो मेंटली इल मतलब लोगों के लिए काम करते हैं मुंबई के स्टेट्स में, उनको मिला है। नेक्स्ट इज सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कौन है? एजुकेशनल रिफॉर्मर है जो लद्दाख से ऑपरेट करते हैं। एक एजुकेशनल रिफॉर्मर है। 1988 में ओके उन्होंने एक स्टूडेंट का एजुकेशन और मूवमेंट लद्दाख में फाउंड किया था। फाउंडेड स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख टू कोच पुअर लद्दाखी स्टूडेंट्स। पुअर लद्दाखी स्टूडेंट्स को कोचिंग देने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख फाउंड किए थे 1988 में, सोनम वांगचुक। और क्या है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस किया था? रिफॉर्म ऑफ लर्निंग सिस्टम इन रिमोट लद्दाख रीजन। लर्निंग सिस्टम के रिफॉर्मेशन के लिए लद्दाख रीजन में या रिमोट लद्दाख रीजन में, हमें जो पता है लद्दाख बहुत ही रिमोट एरिया है, और उस एरिया में उन्होंने लर्निंग सिस्टम की रिफॉर्म के लिए काम किया था और उसी के लिए उनको अवार्ड मिला है। इज वाइडली रिगार्डेड एज इंस्पिरेशन फॉर आमिर खान कैरेक्टर। जो हमने बोला है आमिर खान के 3 इडियट्स में जो कैरेक्टर था फुनसुक वांगडू, ये कैरेक्टर था फुनसुक वांगडू। 3 इडियट्स में जो कैरेक्टर था आमिर खान के, बहुत ही पॉपुलर फिल्म था, हम सब ने देखा है, मैंने तो देखा है, आशा करता हूँ आप भी देखे होंगे। फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर था वो आमिर खान ने प्ले किया था और इंस्पिरेशन किन से मिला था? इन्हीं सोनम वांगचुक से मिला था। ओके, तो सोनम वांगचुक किस एरिया में क्या काम किए हैं? रिफॉर्म ऑफ लर्निंग सिस्टम्स इन रिमोट लद्दाख रीजन which has helped to improve the quality of improve the life opportunity of youth के जो लाइफ अपॉर्चुनिटी है लद्दाख में उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने काम किया है। ओके, रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एशियाज हाईएस्ट ऑनर है और ऑफन रिगार्डेड एज रीजन्स इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज। हमने पहले भी पढ़ा है कि इसको बोलते हैं एशियन नोबेल और एशिया का हाईएस्ट ऑनर है। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था। किनके द्वारा? रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जो है न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रस्टी है उनका, और फिलीपीन गवर्नमेंट का जो जॉइंट वर्क है। इनके लिए इन मेमोरी ऑफ फिलीपींस 3rd प्रेसिडेंट, रमन मैग्सेसे फिलीपीन के 3rd प्रेसिडेंट थे, उनके मेमोरी में ये दिया जाता है। तो जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में है, एक एयर डिजास्टर में मार्च 1957 को उनका डेथ हो गया था, उनके नाम पर रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, जो फिलीपीन के 3rd प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज कब दिया जाता है? अवार्डेड एनुअली, हर साल दिया जाता है टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम एशिया रीजन। एशिया रीजन के इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है फॉर दर अल्ट्रुइस्टिक मतलब सेल्फलेस सर्विस एंड फिलैंथ्रोपिक मतलब चैरिटेबल सर्विस के लिए दिया जाता है। ओके, 2020 में किसी को दिया नहीं गया क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था। नेक्स्ट 2021 में किन को दिया गया? 2021 में इन सारे विनर्स थे डॉक्टर फिरदौसी कदरी जो बांग्लादेश के हैं, अफोर्डेबल वैक्सीन के एरिया में काम करते हैं, डॉक्टर फिरदौसी कदरी जो बांग्लादेश के हैं। नंबर 2 स्टीवन मुंशी जो साउथ ईस्ट एशिया में काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन है, पीस बिल्डर है स्टीवन मुंशी। नंबर 3 मोहम्मद अमजद सकीफ जो पाकिस्तान के हैं, पॉवर्टी एलिवेशन में या गरीबी हटाने के एरिया में वो काम करते हैं, मोहम्मद अमजद सकीफ। नेक्स्ट इज रॉबर्टो बैलन, वो फिलीपींस की है, वो फिशरमैन कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट है, वो रॉबर्टो बैलन, वो फिलीपींस की है। नेक्स्ट इज वॉचडॉग। वॉचडॉग एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ फिल्म मेकर है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, इंडोनेशिया के हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए काम करते हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए काम करते हैं। वो एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि मीडिया ट्रूथ क्रूसेडर है। ओके, वो वॉचडॉग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ऑफ इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है Which country has allowed women to drive with effect from June 2018? ये भी जून 2018 उस टाइम का करंट अफेयर्स है। हालांकि इसका रेलिवेंस अभी भी है, पूरा गया नहीं क्योंकि ये एक हिस्टोरिक डिसीजन रहा था। तो which country has allowed women to drive with effect from June 2018? जून 2018 से कौन से कंट्री ने महिलाओं को मोटर व्हीकल ड्राइव करने की परमिशन दिया या अलाउ किया? उसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। बी, सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले सऊदी अरेबिया लास्ट कंट्री था जहाँ पे वुमेन मोटर व्हीकल राइड करने के लिए अलाउड नहीं थे। सऊदी अरेबिया, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन चेक करें, बी सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डिटेल आंसर तरफ पढ़ेंगे, देखेंगे। अंटिल जून 2018 Saudi Arabia was the only country in the world in which women were forbidden from driving motor vehicles. Women allowed नहीं थे up to June 2018। तो उनके जो मूवमेंट, कंसर्न मूवमेंट था, वो 1990s पे शुरू हुआ था। उसका नाम था वुमेन टू ड्राइव मूवमेंट। वुमेन टू ड्राइव मूवमेंट उस मूवमेंट का नाम था। एक कैंपेन था सऊदी वुमेन का जो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े थे, वुमेन टू ड्राइव मूवमेंट। ओके, तो डजन्स ऑफ वुमेन ड्रोव इन रियाद इन 1990 में रियाद जो सऊदी अरब की कैपिटल है पे बहुत सारे महिलाओं ने ड्राइव किया और वो अरेस्टेड भी हुए, उनके पासपोर्ट भी कन्फिस्केट कर दिए गए। ओके, तो बहुत सारे डिफिकल्टी झेलने के बाद अंटिल मतलब 2018 जून में फाइनली उनको मोटर व्हीकल ड्राइव करने का परमिशन मिल गया। तो जो कंसर्न मूवमेंट है वुमेन टू ड्राइव मूवमेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से फील्ड के रिलेटेड है, एग्जैक्टली कौन से फील्ड के रिलेटेड है। ये 4 ऑप्शन अलग अलग दे सकते हैं वुमेन टू ड्राइव मूवमेंट। तो क्या हुआ कि 2021 में जो अरब स्प्रिंग हुआ था, हमें पता है कि अरब स्प्रिंग हुआ था, इंटायर अरब एरिया में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए थे, सिटीजन्स रोड पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे डिफरेंट पब्लिक इश्यूज को लेकर। ये अरब स्प्रिंग जब 2011 में हुआ अरब एरियाज में, ये मोटिवेट किया कि वुमेन को, फॉर एग्जांपल अल हुआइदर, मनल अल शरीफ, ये सब वुमेन एक्टिविस्ट हैं, उनको इंस्पायर किया कि वो एक ज़्यादा इंटेंसिव कैंपेन चलाए। उन लोगों ने एक हैशटैग भी चलाया था वुमेन टू ड्राइव। ओके, एक्टिविस्ट ने एक हैशटैग चलाया था, हैशटैग वुमेन टू ड्राइव, इसी फील्ड के लिए। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हिच कंट्री डिड होस्ट द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2018 में। व्हिच कंट्री डिड होस्ट द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2018। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी, इंग्लैंड। 2018 में इंग्लैंड ने इसको होस्ट किया था, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। कॉमनवेल्थ का जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, कॉमनवेल्थ है क्या है, जो लार्जली रहे, नॉट एंटायरली, लार्जली ब्रिटिश कॉलोनीज रहे हैं या ब्रिटिश जिनको पर शासन किए हैं, सारे मेंबर्स नहीं है, लार्जली बहुत सारे रहे हैं। ओके, करेंटली उसके 56 मेंबर्स हैं। ओके, तो ये जो 2018 का कॉमनवेल्थ ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग था, ये इंग्लैंड होस्ट किया था। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चेक कर लेंगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
ओके, तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इज ए बाईएनियल समिट, इसका मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। इज ए मीटिंग ऑफ द गवर्नमेंट लीडर्स फ्रॉम ऑल कॉमनवेल्थ नेशन, सारे कॉमनवेल्थ के नेशन के ये मीटिंग होता है, उनके गवर्नमेंट के लीडर पार्टिसिपेट करते हैं। बाईएनियल है मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। ये मीटिंग होता है कहाँ पे, हर 2 साल में एक बार एक डिफरेंट मेंबर स्टेट के यहाँ होता है मीटिंग, और उस मेंबर स्टेट उसको चेयर करते हैं, उसके चेयर बनते हैं 2 साल के लिए। ओके, तो उसकी जो रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है वो उसको चेयर करते हैं। तो डिफरेंट मेंबर स्टेट मतलब हर एक मेंबर स्टेट जब वो होस्ट करता है तब उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके प्रेसिडेंट उस मीटिंग को चेयर करते हैं और 2 साल के लिए चेयर रहते हैं। और हु बिकम्स द कॉमनवेल्थ चेयर इन ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट मीटिंग, अगले मीटिंग तक वही चेयर रहते हैं 2 साल के। ओके, नेक्स्ट 2022 ये है लाटेस्ट कहाँ है, 2022 में लाटेस्ट हुआ है 21 और 23 जून के बीच किगाली कन्वेंशन सेंटर किगाली में हुआ था। किगाली कौन से देश में है, कंट्री रुवांडा। ये सवाल पूछ सकता है कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ नेशन का मीटिंग है वो कहाँ पर हुआ है, रुवांडा में हुआ है, किगाली हुआ है, किगाली कन्वेंशन सेंटर, किगाली इज सिटी ऑफ रुवांडा। ओके, तो उस रुवांडा के प्रेसिडेंट कौन है, पॉल कागामे, वो अभी चेयर है, वो 2 साल के लिए रहेंगे, 2024 तक रहेंगे, अंटिल नेक्स्ट मीटिंग पॉल कागामे रहेंगे, रुवांडा के प्रेसिडेंट है। ओके, तो लाटेस्ट मीटिंग कहाँ पे हुआ है, रुवांडा में हुआ है, किगाली में हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है which city has been projected by the population division of United Nations Department of Economic and Social Affairs to be the most populous city of the world in 2028। मतलब 2028 में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स प्रोजेक्शन। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के प्रोजेक्शन के हिसाब से कौन से ये सिटीज़ में कौन सी सिटी है जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सिटी बन जाएगा 2028 में। ओके, अभी कौन है, अभी है टोक्यो, तो बन जाएगा कौन, बन जाएगा हमारा अपना ही कैपिटल न्यू दिल्ली और दिल्ली। तो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली और न्यू दिल्ली। अभी है टोक्यो, 2018 में ये रिपोर्ट आया था, टोक्यो 2028 में कौन बन जाएगा, हमारा अपना न्यू दिल्ली बन जाएगा वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सिटी। 2028 में हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा 37.2 मिलियन, मतलब 3.72 करोड़, 3 करोड़ 72 लाख। ओके, तो 2028 में ये बन जाएगा। अभी है जो मोस्ट पॉपुलर सिटी वर्ल्ड का वो है टोक्यो, जापान का कैपिटल टोक्यो है अभी मोस्ट पॉपुलर। आंसर चेक करेंगे, बी दिल्ली, बी न्यू दिल्ली और दिल्ली। डिटेल आंसर की तरफ आएंगे। रिपोर्ट क्या बोलता है, रिपोर्ट ये बोलता है कि बाय 2050 तक हर 3 आदमी में 2 लोग सिटीज में या अर्बन सेंटर पे रहने लगेंगे। 2 आउट ऑफ एवरी 3 पीपल आर लाइकली टू बी लिविंग इन सिटीज और अर्बन सेंटर्स। ओके, और क्या है, और एक बोला है कि इंडिया चाइना नाइजीरिया और क्या बोला है, इंडिया चाइना नाइजीरिया ये 3 कंट्रीज दे विल अकाउंट फॉर 35% ऑफ प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड्स अर्बन पॉपुलेशन। 2018 और 50 के बीच जो वर्ल्ड का अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा उस ग्रोथ का 35% सिर्फ 3 ही कंट्रीज में से आएगा, इंडिया प्लस चाइना प्लस नाइजीरिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल ऐड 416 मिलियन, मतलब 41.6 करोड़। इंडिया विल ऐड 416 मिलियन अर्बन डवेलर्स। ओके, मतलब 41 करोड़ और 60 लाख अर्बन डवेलर को ऐड करेगा इंडिया। चाइना कितना, 25.5 मिलियन, नाइजीरिया कितना, चाइना 255 मिलियन, 25 करोड़। नेक्स्ट नाइजीरिया इज 189 मिलियन, मतलब 18.9 करोड़। ओके, 18.9 करोड़। तो ये ऐड करेंगे अर्बन डवेलर्स में, अर्बन मतलब अर्बन एरिया के इतने लोग रहेंगे जाकर। नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑल्सो एस्टिमेट्स दैट बाय 2030 तक वर्ल्ड कुड हैव 43 सोकल मेगा सिटीज मतलब जिनके पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। अभी कितने हैं, मतलब 2018 में कितना है, 2018 में ये था 31, ये बढ़कर हो जाएगा 2030 तक 43 हो जाएगा मेगा सिटीज। ओके, ये इसका प्रोजेक्शन है। ओके, 43 2030 तक हो जाएगा।
ओके। और मोस्ट ऑफ द टाइम उन सारे जितने मतलब 43 सोकल मेगा सिटीज जिनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी इन द डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश में होंगे। ओके। और हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, बाय 2028 द इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली विल बी इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑन द प्लैनेट। इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली ही हमारा आंसर है, ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सिटी बन जाएगा 2028 में। ओके। नेक्स्ट अभी जो है करेंटली क्या है, करेंटली टोक्यो का है 37 मिलियन मतलब 3.7 करोड़। ओके। 37 मिलियन इनहेबिटेंट्स है टोक्यो में। न्यू दिल्ली में अभी कितने हैं, 20 मतलब 2018 का ये डाटा है। न्यू दिल्ली में 29 मिलियन है, शंघाई में 26 मिलियन है। नेक्स्ट दोनों इक्वल है, मेक्सिको और साओ पाउलो में दोनों आसपास 22 मिलियन इनहेबिटेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1948। 1914 से 1948 दिया गया है। बुक का नाम है गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। तो इसका ऑथर कौन है, क्वेश्चन पूछा है इसका ऑथर कौन है। बिपिन चंद्रा, रामचंद्र गुहा, रोमिला थप्पर, प्रतिमा मीर। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस है, बिपिन चंद्रा हिस्टोरियन है, रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन है, रोमिला थप्पर फेमस हिस्टोरियन है। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, किन्होंने ये बुक लिखा है गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1940। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा, फेमस हिस्टोरियन है। इनका बहुत सारे बुक्स आया है। रामचंद्र गुहा दिस फेमस हिस्टोरियन, इन्होंने लिखा था गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिटेल आंसर पर बढ़ेंगे। डिटेल आंसर क्या है, गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948 इज ए नॉन फिक्शन बुक बाय इंडियन हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, जो कि पब्लिश हुआ था सितंबर 2018, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। तो करेक्ट आंसर इज रामचंद्र गुहा। तो इस कंटेक्स्ट में आज के दिन क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिसेंट टाइम्स में गांधी जी का ऊपर कौन से बुक है। रिसेंट टाइम्स में क्या बुक है, बीइंग गांधी इज बुक बाय पारवानंद, ऑथर का नाम है पारवानंद। नेक्स्ट इज गांधी दी महात्मा, यहाँ पे ऑथर का नाम है J.G. रॉय। नेक्स्ट इज, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गांधी जी के अपने ग्रैंडसन ने लिखा है, गोपाल कृष्ण गांधी जी ने। ओके। नेक्स्ट बुक क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी रेस्टलेस मर्क्यूरी। ओके। किताब का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी रेस्टलेस मर्क्यूरी। ये बुक लिखा है गांधी जी का अपने ग्रैंडसन ने, गोपाल कृष्ण गांधी। गोपाल कृष्ण गांधी कौन है, वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं 2004 से 2009 तक। वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी इससे पहले रहे थे, ये लास्ट इलेक्शन नहीं, उससे पहले भला तो रहे थे। तो उन्होंने ये बुक लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी रेस्टलेस मर्क्यूरी। ओके। और दो बुक के बारे में हम जान लेंगे। रिफ्लेक्शंस ऑन महात्मा गांधी द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इसको लिखे हैं टेरी वेट्जेल एंड चंद्रकांत लैंगारे ने। ओके। रिफ्लेक्शंस ऑन महात्मा गांधी द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इसको लिखे हैं टेरी वेट्जेल एंड चंद्रकांत लैंगारे। ओके। द मर्डरर, और नेक्स्ट बुक है द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर, द न्यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ महात्मा गांधी असैसिनेशन। इसको किसने लिखा है, इसको लिखे हैं अप्पू एस्तोज सुरेश एंड प्रियंका कोटमराजू। अप्पू एस्तोज सुरेश एंड प्रियंका कोटमराजू, ये दोनों ऑथर है इस बुक के। द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर, ए न्यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ महात्मा गांधी असैसिनेशन। ये जो 5 बुक है उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे जो लगता है वो ये है मोहनदास करमचंद गांधी रेस्टलेस मर्क्यूरी, इट्स ए बुक बाय गोपाल कृष्ण गांधी, क्योंकि वो गोपाल कृष्ण गांधी बहुत ही एक्टिव है करंट टाइम्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 11 एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है जो पूछता है कि व्हिच बैटल डिड पुट एन एंड टू द फ्रेंच चैलेंज टू द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी था और फ्रेंच उसको चैलेंज कर रहे थे, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। व्हिच बैटल डिड पुट एन एंड टू फ्रेंच चैलेंज। फ्रांस जो